लेकिन इसकी डिटेलिंग क्या होगी, इसकी लिमिटेशन क्या होगी, कहां पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कहां पर नहीं है। कहीं ना कहीं ये 3 पॉइंट या ऊपर के 4 पॉइंट ही हमें सजेस्ट करते हैं कि एक तरह से एक्शन रिएक्शन पेयर है। आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि हाँ स्पेशली हमें यह समझाओ कि मीडियम के डिपेंडेबल कहानी बताओ मुझे, और उस टाइम पे कैसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये पूछा गया था सीबीएसई में, थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, सीबीएसई ने पूछा है। न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले दिमाग में ये बात रखना कि क्या क्या चीज मुझे दे रखी है और क्या क्या चीज मुझे चाहिए। वापस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात आई, जी हाँ, वापस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात आई है। जैसे कि हर क्वेश्चन आप देखोगे ना पैटर्न अलग अलग है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। क्या पूछा गया है, हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राज, स्वागत करता हूं सभी का नेक्स्ट टॉपर के इस प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में कुलम्स बाबा का एक लॉ समझने वाले हैं। हालांकि ये लॉ देश के क्लास 12 के बच्चे को पता है, लेकिन इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं बोर्ड्स में, आपकी सीयूईटी एग्जामिनेशन में, जेईई नीट एग्जामिनेशन में, वो सिंपल क्वेश्चन कई बार बच्चों से नहीं बनते हैं। तो आज क्वेश्चन में कुलम्स लॉ क्या होता है से लेके कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहां की सारी कहानी हम पढ़ेंगे। ये सेशन जैसे ही 30 मिनट्स के बाद खत्म होगा, आपको फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि कुलम्स लॉ के बेसिक क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जा सकते हैं। हाँ, इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 की आवश्यकता लगेगी तो हम वो भी बनाएंगे, लेकिन वो आपकी डिमांड के ऊपर रहेंगे, ठीक है। लेकिन आज के सेशन में आपको यह पता चल जाएगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व किए जाएंगे ये कुलम्स लॉ के, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, लेकिन उससे पहले समझ ले ये बात कि क्लास 11th में जो पढ़ा करते थे ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मास m1 m2 दोनों के बीच का डिस्टेंस r, तो ये फोर्स लिखा जाता था g m1 m2 डिवाइड मार के। ओ कहीं पढ़ाई, अरे इतनी भी भयानक बात नहीं है, हमने ये बातें तो पढ़ी हुई है कि सर टिक डिंग 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 नहीं चेंज हुआ, ठीक है, डिंग 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 डिंग। देखिए दो मास पार्टिकल दे रखे m1 m2, दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम बोला करते थे ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मैग्नीट्यूड भी हमें कहीं ना कहीं पता है कि मैग्नीट्यूड लिखा जा सकता है F फोर्स ग्रेविटेशनल वाला G m1 m2 डिवाइड में r स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था कि ये फोर्स दोनों के मास के प्रोडक्ट और दोनों के बीच में जो होने वाला इफेक्टिव डिस्टेंस है उसका स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेम बात यहां पर भी कुछ आएगी, लेकिन डिफरेंस ये होगा कि ये चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव हुए तो रिपल्सिव टाइप का फोर्स मिलेगा, और एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हमें मिला तो ये अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमें छोटी छोटी बातें दोनों के बीच में समझ में आएगी। ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव ही होता था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सर अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। तो मैं इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसके बारे में चर्चा करता हूं। तो मैग्नीट्यूड सीधा लिखा जाएगा सर K चार्ज Q1 Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस R का स्क्वायर। अब ये बात सबको पता है बेटा, सबको पता है। क्लास 12 आपने शुरुआत की होगी नहीं की होगी, फाउंडेशन में ये बात पढ़ी होगी, शायद 10वीं क्लास में हम पढ़ा करते थे, ये बातें हमें पता है। लेकिन इसकी डिटेलिंग क्या होगी, इसकी लिमिटेशन क्या होगी, कहां पर यह फॉर्मूला एप्लीकेबल है, कहां पर नहीं है, किसके लिए अप्लाई किया जा सकता है, कैसी कंडीशन में अप्लाई किया जा सकता है, यह महत्व है आज के सेशन का। तो प्योर थियरी भी समझाऊंगा, बेसिक क्वेश्चन कैसे आएंगे जो पूछे गए हैं, वन कंसेप्ट मेनी एग्जाम्स, बोर्ड्स में, सीयूईटी में, नीट में, जेईई में कैसे क्वेश्चंस आए वह भी बताऊंगा। सुनते जाओ, क्या बात बता रखी है, देख कुलम्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट सुन कि सर ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स था, ठीक है, ये बात हमें पता है। आगे की कहानी कि सर टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए बात बताई गई, किसके लिए, टू स्टेशनरी। माय लॉर्ड ध्यान देना, स्टेशनरी की बात कर रहे हैं, मतलब कि दो चार्ज पार्टिकल कैसे होने चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए। इसका मीनिंग समझते जाना साथ साथ, रेस्ट पे होने चाहिए, ठीक है। और कैसे होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। लो पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये आएगा कि पॉइंट चार्जेस होते क्या है, हमने तो ये लिख दिया, ये तो सबको पता है, लेकिन पॉइंट चार्जेस क्या है, किसी को भी पॉइंट चार्जेस लिखा जा सकता है। एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है पॉइंट चार्जेस का, तो पॉइंट चार्जेस मतलब बहुत छोटा सा जिसका मास हो, नेग्लेजिबल हो, नेग्लेजिबल मतलब जीरो। तो दुनिया का कोई ऐसा पार्टिकल नहीं होगा कि जिसका कुछ मास ना हो। बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी ये फिनोमेना, तो प्रैक्टिकल में बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोटा इलेक्ट्रॉन भी लो तब भी उसका कुछ तो मास है, तो उसको पॉइंट चार्ज की तरह थोड़ी लिख सकते हैं हम।
पॉइंट चार्ज क्या होता है कि जिसका मास जीरो हो। सर ऐसा तो कोई पार्टिकल ही अपने पास नहीं है कि जिसका कुछ मास ना हो और चार्ज हो, ठीक है। तो कॉमन सेंस यहां पर लिखने का तरीका जो है उसकी कॉमन सेंस ये है बेटा कि पॉइंट चार्ज एक्चुअल में नहीं, किसी पार्टिकल को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करेंगे। अब कौन से ऐसे पार्टिकल होंगे कि सर अगर दो पार्टिकल के बारे में बात हो रही है कि जिसका डायमेंशन, जिसकी साइज कंपैरेटिवली ये डिस्टेंस से छोटी है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उस इफेक्टिव डिस्टेंस से ये दोनों की साइज छोटी है, नेग्लिजिबल है, एट दैट टाइम यू कैन ट्रीट दैट बॉडी एज अ पॉइंट चार्जेस। वहां पर भी ग्रेविटेशन वाले फोर्स में भी सेम टाइप की डेफिनेशन दी जाती है। खैर अब आप मेरे ख्याल से समझ पाए होंगे कि पॉइंट चार्ज हम आइडियल कंडीशन मानते हैं, लेकिन हम किसी चार्ज को पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट करते हैं। कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनकी साइज इफेक्टिव डिस्टेंस के, ये इफेक्टिव डिस्टेंस से बहुत कम होनी चाहिए, नेग्लिजिबल होनी चाहिए उस कंडीशन में, ठीक है। तो पहले तो हमने साथ साथ जैसे डेफिनेशन लिखी ना स्टेटमेंट, उसको ही तोड़ लिया, थ्योरी को समझने का तरीका है। तो ये तो सबको पता है कि फोर्स कितना लगता है, ये तो आगे की दो बात तो सबको पता है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों मैग्नीट्यूड, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट से, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये बात तो सबको पता है कि ये फोर्स है, लगने वाला फोर्स है वो Q1 Q2 से प्रोपोर्शनल है, और दोनों के बीच का जो इफेक्टिव डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात तो सबको पता है। यहां से ही तो मर्ज करके हमने इक्वेशन बनाई थी कि सर Q1 Q2 डिवाइड में R², और यहां पर एक कांस्टेंट लिखा गया है जिस कांस्टेंट को हम लिखा करते थे F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड में R²। अब इस K को क्या लिखा करते थे हम, कूलम्ब्स कांस्टेंट के नाम से जाना करते थे। K को कूलम्ब्स कांस्टेंट के नाम से जाना जाएगा, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के नाम से भी जाना जाएगा, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है तो मैं बता देता हूं, इसका मैग्नीट्यूड होता है 9 × 10⁹ 9, ठीक है। अब यूनिट क्या हो जाएगा, देख फोर्स R² ऊपर आया, Q1 Q2 नीचे गए, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइड में कूलम्ब का स्क्वायर। थोड़ा सा सोचना है इसके बारे में क्योंकि 11th का कंसेप्ट है। अब सोचो कि इसका MLT वाला फॉर्म क्या होगा, क्योंकि कई बार CBSE ने ये क्वेश्चन पूछा है कि इसका MLT फॉर्म कैसे लिखा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन मैं बेटा आपको पूछ रहा हूं एज ए चैलेंज, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इसका MLT फॉर्म कैसे लिखा जा सकता है, इसका MLT फॉर्म कैसे लिखा जा सकता है। खैर मैं इसमें है ना एक और चीज भी बताता हूं, कूलम्ब जो K लिखा है ना आपने, उसको भी तोड़ा जा सकता है, आगे जाके इसको भी तोड़ेंगे मैं, ठीक है। K की कहानी भी बताऊंगा, बता दो अभी बता दूं, कूलम्ब्स कांस्टेंट जो K है उसकी कहानी बता दूं। लो एक चीज बता देता हूं कि ये कूलम्ब्स कांस्टेंट K है ना, उसका भी मैग्नीट्यूड प्रैक्टिकली फाइंड किया गया था। तो K की वैल्यू हमें मिल रही है इस टर्म के इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब कहानी में वापस एक वापस एक कांस्टेंट आ गया है। ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब फ्री है तो फ्री, या फिर कोई मीडियम हुआ तो उस मीडियम की अकॉर्डिंग परमिटिविटी लिखी जाएगी, उस मीडियम की अकॉर्डिंगली परमिटिविटी लिखी जा सकती है, ठीक है सर। अभी के लिए फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम मान सकते हो या फिर एयर मान सकते हो, दोनों के लिए हम सेम ही लिखते हैं, और करके आप एयर भी लिख सकते हो, तो इन दोनों के लिए हम सेम ही मानते हैं। परमिटिविटी इसको कहा जाएगा मैग्नीट्यूड 8.81 × 10⁻⁻12 लिखा जाएगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी MLTA भी पूछा जा सकता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला MLTA, ये चीज भी पूछी जा सकती है। जो कूलम्ब का मिलेगा उसका इनवर्सली ही मिलेगा, एक बार चेक करना बेटा, ठीक है। लेकिन ये 11th का कंसेप्ट हो जाएगा, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा मत समझना कि ये पूछे नहीं जाते, नहीं बेटा, ये CBSE में से MLT वाले फॉर्म पूछे जा सकते हैं, ठीक है। खैर मैं कूलम्ब लो के ये MLT वाले फॉर्म पे नहीं जा रहा हूं। अगर आप चाहोगे कि हमें भी वो MLT वाले फॉर्म सीखने हैं तो इसकी पूरी कहानी डेडिकेटेडली मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन बीच बीच में मैं इस पे फोकस नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मैं मेन टॉपिक समझाना चाहता हूं आज का कूलम्ब बाबा का लॉ, ठीक है। तो मैं इस चीज पे वापस आता हूं, समझना बात। अब कहानी ये समझो कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कूलम्ब्स लॉ की। मैंने हालांकि पहले ही बता दिया ये बात, लेकिन कहीं ना कहीं वो शब्दों में इनडायरेक्टली बताया था, आज लिख के लाया हूं कि क्या है ये बात। तो हमने ये बात समझी पहले ही, जो हमने समझी हुई बात है ना वही लिखी है। देखना कि सर किस पे एक्ट किया जा सकता है, पॉइंट चार्जेस पे ही एप्लीकेबल है, ठीक है सर। और बात कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्या कहना चाहता है कि जैसे कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल थे ना, ये 1 और 2, तो मान लो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव हो रहा है, मतलब एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब कि 1 के ऊपर लगने वाला फोर्स 2 की वजह से, 2 के ऊपर लगने वाला फोर्स 1 की वजह से, इन दोनों फोर्स का
मैग्नीट्यूड सेम होगा, इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जी हां, और डायरेक्शन अपोजिट होगी। इससे पहले वाला भी आप देखोगे, जब मैंने मेन डायग्राम ड्रॉ किया था तो अट्रैक्टिव था तो ऐसे, रिपल्सिव था तो ऐसे। तो डायरेक्शन पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सिव। अगर पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अपोजिट नेचर वाले अट्रैक्टिव। तो डायरेक्शन लॉजिकली सोचा करो। मैग्नीट्यूड की कहानी तो हमें लिखना आता है, मैग्नीट्यूड की कहानी तो हमें लिखना आता है के Q1 Q2 डिवाइड में R², ये लिखना तो हमें आता है। ठीक है जी, ठीक है। और कहानी क्या है कि सर एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, ये भी बात हमें पता है कि अगर मैं दोनों को ऐसे लाइन टू लाइन ज्वाइन कर दूं तो इसी के ऊपर देख तीर का मान किस पे है, ये जो ज्वाइंट करने वाली लाइन है वहीं पे तो है मेरे लाल। जी हां, ये भी समझने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये 3 पॉइंट या ऊपर के 4 पॉइंट ही हमें सजेस्ट करते हैं कि एक तरह से एक्शन रिएक्शन पेयर है। जो पढ़ा करते थे हम कहां पर, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा करते थे, एक्शन रिएक्शन पेयर, न्यूटन्स थर्ड लॉ। हाँ जी, तो वही वाली बात वापिस है कि सर ये इसी की वजह से, इसी कारण की वजह से बोला जाएगा कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब सीधी सी बात है कि ये भी लिखी गई है यहां पर कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम इन विच दे आर प्लेस्ड। मतलब अगर एयर में है तो हमारे पास जो कांस्टेंट होता है ना उसका मैग्नीट्यूड फिक्स है। जैसे कि के को लिखा जा सकता है आगे 1/4πε0। ठीक है, ये के की वैल्यू ऐसे लिखी जा सकती है, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम, Q1 Q2 डिवाइड में R², बाकी सब कुछ एज इट इज सेम। लेकिन अगर मीडियम में आ जाएगी कहानी, अगर ये मीडियम में डुबोया गया है तब इसका मैग्नीट्यूड कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ वेरी करेगा। अब बेटा ये मैग्नीट्यूड कैसे वेरी करेगा इसकी कहानी भी मैं कभी समझाऊंगा। लेकिन इफ यू वांट, आप अगर कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि हाँ स्पेशली हमें यह समझाओ कि मीडियम के डिपेंडेबल कहानी बताओ मुझे, और उस टाइम पे कैसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके क्वेश्चन है ना मतलब बोर्ड्स में 1-1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछे गए और जेईई नीट में बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए हैं, सीयूटी में भी बहुत अच्छे लेवल के पूछे गए। तो इफ यू वांट कि सर हमें मीडियम में डुबोया जाएगा तब कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ठीक है, मतलब श्योरिटी वो सेशन आएगा, लेकिन आप उसकी रिक्वायरमेंट अगर बोलोगे तब आएगा। ठीक है, तो देख ये कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात हुई। अब इसके लिमिटेशन भी साथ साथ समझो। ऐसा नहीं होगा कि हर जगह हमने अप्लाई कर दिया कूलम्ब्स लॉ एवरीवेयर एप्लीकेबल, नहीं बेटा, कोई कोई सूटेबल कंडीशन होनी चाहिए तब भी ये एप्लीकेबल होगा। तो याद रख, बच्चे को पता है कूलम्ब्स लॉ क्या है, लेकिन कहां उसको अप्लाई करना है, कहां नहीं अप्लाई करना है, कौन सी कंडीशन में अप्लाई करना है, वो चीज समझ में आनी चाहिए। तो कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशन ये है कि वो चार्जेस है वो मस्ट बी एट अ रेस्ट होने चाहिए। अब हमारी कहानी में क्या होता है पता है कि अगर रेस्ट पे है ना, मतलब Q1 और Q2 देख दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगाया तो ये दोनों तो भाग जाएंगे, ये अभी रेस्ट पे नहीं रहेंगे। लेकिन हमारे मेजरली जो केस होंगे ना वो उसी इंस्टेंट की बात हो जाएगी, भूल जाओ, मैंने जो बोला वो भूल जाओ। बस आप तो ये समझो कि दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होने चाहिए तब भी हम अप्लाई कर पाएंगे। तो हम मेजरली जो बात करेंगे उसी इंस्टेंट की करेंगे, तो हमारे लिए चार्ज पार्टिकल एज अ रेस्ट ट्रीट किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए एप्लीकेबल होगा मेजरली केस में। फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस मस्ट बी एट अ पॉइंट चार्ज, तो मैंने आपको पहले ही बता दी है पॉइंट चार्ज की कहानी, तो इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब आगे की कहानी ये है बेटा कि द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यूक्लियर साइज। ये क्या बात बताई उन्होंने, ये बताया कि 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच का, तभी हम कूलम्बिक फोर्स अप्लाई कर पाएंगे। उससे छोटे पे क्यों नहीं बेटा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस दे रखा है ना वो डिस्टेंस किसका है पता है, एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के आसपास घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे न्यूक्लियस के आसपास ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो अगर प्रोटॉन यहां पर बैठा हुआ है, प्रोटॉन यहां पर बैठा हुआ है और इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो इसके लिए वैलिड है, इस कहानी के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड है। लेकिन 10⁻⁻15 मतलब ये डिस्टेंस की बात करने में, ये डिस्टेंस अगर तुम देखोगे तो ये डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल है। मतलब कि अगर इसके अंदर अंदर ही तुम अप्लाई करने की कोशिश करोगे, जहां पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब भरे हुए, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं, तो वहां पर कूलम्ब लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कहानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की आ जाएगी, वो डोमिनेट करेगा। कूलम्बिक फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, दुनिया का सबसे ताकतवर फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इसके सामने कूलम्ब फोर्स की कुछ नहीं चलती है। कूलम्ब फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी कुछ नहीं चलती है। तो इस वजह से इस रेंज के बाहर है देन एप्लीकेबल। अगर इसके अंदर तुम कहानी बोलोगे कूलम्ब्स लॉ अप्लाई कर दिया, नहीं बेटा,
उसके अंदर डोमिनेट कौन करेगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक की वहां तक की औकात नहीं है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग को बीट नहीं कर पाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को बीट नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ कुछ लिमिटेशन है, कुछ कुछ कंडीशन है, वो समझना फिर अप्लाई करना। अब ये कुछ ऐसी कंडीशन है कि जिसको तोड़ा जा सकता है, फिर इंटीग्रेट करके हम सोल्व करते हैं। खैर, लेकिन ये लिमिटेशंस अगर पूछी जाए तो तुम याद रखना, एक आध साल में ये पूछा गया था, सीबीएसई में थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, थियरी भी समझाइए। अब इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछे जा सकते हैं वो समझते हैं। देख, पहला न्यूमेरिकल अपने सामने सीबीएसई ने पूछा है। न्यूमेरिकल पढ़ने से पहले दिमाग में ये बात रखना कि क्या क्या चीज मुझे दे रखी है और क्या क्या चीज मुझे चाहिए। देख, तो क्या बता रखा है? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो समझना, साथ साथ कहानी समझते जाओ कि क्या बता रखे। तो गिवन डेटा क्या है वो समझना जरूरी होता है ऐसे टाइप के केस में। अगर आपने हाथ में पेन नहीं लिए बेटा तो ले लेना, क्योंकि क्वेश्चंस करते टाइम आपकी पेन चलती रहेगी, तभी चीजें समझ में आएगी, अदरवाइज आपको लगेगा कि क्या ही हवाबाजी कर दी है। तो ऐसा बता रखा है कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दे रखा है r। दैट डिस्टेंस r इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं यहां पर, दैट डिस्टेंस r इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ओके, देन क्या दे रखा है सर? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है हम पॉजिटिव में लिख लेंगे। हालांकि है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो सेम ही होगा, तो इसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। मैग्नीट्यूड वाइज 10⁻19 इंटू 1.6 कूलम, इसको ई के नाम से भी जाना जाता है। और क्या बता रखा है कि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दे रखा है? 9.1 इंटू 10⁻19 नहीं 31 है ना, ठीक है, 31 kg। आफ्टर दैट वी विल गेट मास ऑफ प्रोटॉन, जो लिखा जाएगा 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये इंफॉर्मेशन दे रखी, गिवन डेटा। अब क्या पूछा पता है उन्होंने ये पूछा कि यहां पर है ना दो टाइप के फोर्सेस लगेंगे, कौन कौन से फोर्स लगेंगे? देख नेक्स्ट पेज पे, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इन दोनों के मास की वजह से, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक अपन जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स लगेगा। जी हां, वो किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा? द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, और वही अपना आंसर है। तो नेक्स्ट पेज पे बहुत छोटी सी बात मैं लिख रहा हूं कि सर ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस ही लिखा जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस ही लिखा जाएगा, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा लिखा जाएगा? अट्रैक्टिव वाला लिखा जाएगा। ठीक है सर, अट्रैक्टिव वाला फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इलेक्ट्रोस्टैटिक दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड में R का स्क्वायर, जो कि R हमें दे रखी है। सेम बात यहां पर, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस R दे रखा है, और दैट R को कैसे लिखा जाएगा? ये R को लिखा जाएगा ऐसे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखा जाएगा, ये भी अट्रैक्टिव होगा। हाँ, मास की वजह से अट्रैक्टिव ही हमेशा होता है सर। G M मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों के बीच का डिस्टेंस R का स्क्वायर। जी, दोनों का रेशियो ले लीजिए। हमें कहानी में ये ही बताया गया है और यही सोल्व करने के लिए पूछा गया है जी। तो मास ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल, दोनों के बीच का रेशियो R कट पिट जाएगा मेरा लाल, बचेगा क्या सर? बचेगा K E का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा G M E M P। अब मेरे लाल देख, क्या सारी वैल्यूज अपने पास? जी, K की वैल्यू हमें पता है 9 ये -27 ऊपर है, मैंने यहां पर अच्छे से लिख दिया। ठीक है जी, और क्या बात बता रखी है? सारी चीज मेरे ख्याल से दे रखी है। G की वैल्यू भी दे रखी है, हाँ जी, 6.7 इंटू 10⁻11 पावर में है ये पावर में, समझना, ये जो लिखी गई है पावर में लिखी गई है। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बेसिक तो चीज तुम ध्यान रखोगे, और दोनों के बीच का रेशियो लोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो नियरली इक्वल टू 10⁻39 में भागेगा, 39 में भागेगा। यूनिटलेस होगी ना क्वांटिटी, क्योंकि ये फोर्स डिवाइड बाय फोर्स है। तो जो सही आंसर जाएगा वो ए वाला जाएगा। देखना, एक बार चेक करके मुझे बताना कि क्या ये सही है या नहीं है मेरे लाल। ठीक है, ये एक पहला क्वेश्चन हुआ। कैसा क्वेश्चन हुआ? पहला क्वेश्चन हुआ। एक बार अच्छे से देख लो, इसमें कोई भी आपत्ति मुझे आई हो तो पूछो। देख, अच्छे वाले क्वेश्चन है, समझदारी वाले क्वेश्चन है, थोड़े से कैलकुलेटिव वाला ये क्वेश्चन था, लेकिन ये पूछा जाया, ये सीबीएसई में पूछा गया, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा तोड़ मरोड़ के पूछा है। एक बार अच्छे से देख लो बेटा इसको, एक बार अच्छे से देख लो इसको। ठीक है जी, आगे का एक क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और इसको फोड़ते हैं, इस कंसेप्ट को। देखो क्या पूछा गया है।
कि सर द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू अ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। वापस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात आई, जी हाँ, वापस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात आई है। जैसे कि ये एक इलेक्ट्रॉन E माइनस और ये प्रोटॉन, ये P प्लस, ठीक है, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कुछ होगा, अट्रैक्टिव म्यूचुअल अट्रैक्शन इसको बोला जाएगा, ये म्यूचुअल अट्रैक्शन इसको बोला जाएगा, ठीक है। ये गिवन डेटा में लिख रहा हूं, यहां पर ये चीज हमें दे रखी है। गिवन डेटा में पिंकी वाले कलर से लिख रहा हूं, तो आप कंफ्यूज मत होना, गिवन डाटा में पिंकी वाले कलर से लिख रहा हूं। क्या ये फोर्स जितना इलेक्ट्रॉन पे लगेगा उतना ही यहां पर प्रोटॉन पे लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स, दोनों इक्वल इक्वल होंगे, तो FE इज इक्वल टू FP। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, कैसे लिखा जाएगा, के प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो E तो E स्क्वायर, डिनोमिनेटर में R का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है क्या हमें, हाँ 1.6 R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, दैट R इज इक्वल टू 1.6 एंगस्ट्रॉम, मतलब होता है 10⁻⁻10, ये लिखा जाएगा मीटर में। ये चीज भी थोड़ी सी ध्यान में रखना जी। बढ़िया, आगे की कहानी क्या है सर कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन में पूछा गया एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं है ना आपको एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें ऐड करके पूछता हूं, क्या एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। मतलब देख, अभी तो ये रेस्ट पे है, फोर्स हमने अप्लाई कर दिया, अब जैसे ही मैं फोर्स छोड़ दूं, मतलब ये फोर्स हो गया, फोर्स हमने निकाल लिया, फोर्स की वैल्यू हमने निकाल ली, के पता है, E स्क्वायर पता है, R स्क्वायर हमें पता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि जैसे ही वो इंस्टेंट मतलब हो गया, तो क्या ये दोनों मोशन में आ जाएंगे, जी हाँ, यही वाला फोर्स तो इसको मोशन में लाएगा। अब वो फोर्स के कारण ये एक न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से ऐसे मूव करते हैं कि फोर्स F इज इक्वल टू M इंटू ए, दैट A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आई। ये फोर्स तो दोनों के लिए सेम होगा, ये फोर्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन एक्सेलरेशन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास, फोर्स डिवाइड बाय मास। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स वही वाला के स्क्वायर डिवाइड में R स्क्वायर, लेकिन डिवाइड में जो मास लिखा जाएगा वो मास इलेक्ट्रॉन का आएगा। याद रख, अगर सेम प्रोटॉन के लिए मैं इक्वेशन लिखता, अगर सेम मैं ऐसी ही इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन लिखता, प्रोटॉन के लिए इक्वेशन लिखता, तो AP इज इक्वल टू हो जाता के स्क्वायर, डिनोमिनेटर में R स्क्वायर, लेकिन जो और डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। जो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग होते हैं। याद करिए फॉर्मूला F इज इक्वल टू मा, 11th में पढ़ाया गया था, 11th में पढ़ाया गया था। तो कुछ कुछ कंसेप्ट यहां से मिक्स होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब हमें कौन सा पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन वाला, जी इलेक्ट्रॉन वाला पूछा गया है। ठीक है, क्या इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, के स्क्वायर डिवाइड में R स्क्वायर, इससे निकाला जा सकता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, क्वेश्चन में मेरे ख्याल से दे रखा होगा, नहीं दे रखा है तो हमें पहले से पता है। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट करता हूं आगे वाले पेज पे, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता है कि ये दोनों इक्वल इक्वल नहीं होते हैं। मैं आपको यह बताना चाहता है कि ये दोनों इक्वल इक्वल नहीं होते। तो गलती मत करना, आपको क्या पूछा गया है उसके ऊपर ध्यान देना है बेटा। तो देख, लिखता हूं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के स्क्वायर, डिनोमिनेटर में R स्क्वायर और डिनोमिनेटर में लिखा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 इंटू करके वापस 19 इंटू करके वापस 1.6, क्यों दो बार है ना, स्क्वायर स्क्वायर है इस वजह से। डिस्टेंस का स्क्वायर कितना दे रखा है, 1.6 × 10⁻⁻10, तो 1.6 इंटू 1.6 10⁻⁻10, तो मैंने 20 कर दिया क्योंकि दो बार है ना, स्क्वायर है इस वजह से। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। एक बार सिंप्लीफाई करके देखें कितना मिलता है सर, -20 और ये 19 निकाल देंगे तो एक ऊपर आएगा +1 हो जाएगा। जी बढ़िया, 1.6 1.6 1.6 1.6 मर गया। क्या इस 9 और 9 को भी मारा जा सकता है, हाँ सर 9.1 अप्रोक्सीमेटली अपन मार देते हैं। ठीक है, तो कोई परेशानी नहीं है। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये -31 है तो ऊपर जाएगी। किसी के साथ 31 मर रही है क्या, नहीं यार 31 तो किसी के साथ नहीं मर रही है। ये 19 में से -18 माइनस आ जाएगी 18 में से ये 9 तो -9 और कुछ बच रहा है नहीं, -9 और वो प्लस ऊपर आएगी 31 ऊपर आएगी। अपना जो आंसर है वो किस टर्म में चला जाएगा, -31। ठीक है सर, 30 में से 8 निकाल दो, 10⁻22 आ रहा है। देखो तो एक हिसाब से मेरे ख्याल से डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। एक बार चेक कर लो, क्या यही आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, अगर मिस्टेक हो तो सुधार लेना।
अगर कोई मिस्टेक तुम्हें दिखे तो सुधार लेना, लेकिन ये कैलकुलेशन वाली बात थी। अब कैलकुलेशन इतनी हार्ड फास्ट नहीं दे रखी थी, तो जेईई नीट की यही तो खास बात है, वो कंसेप्चुअली सोचना आपको सिखाते हैं। कैलकुलेशन उतनी बड़ी नहीं होती बेटा, तुम प्रैक्टिस, मैं तो समझा रहा हूं इसलिए ज्यादा टाइम ले रहा हूं ना, अगर आप खुद से करोगे तो क्वेश्चन छोटे छोटे होते जाएंगे। देख लो एक बार अच्छे से, कोई भी परेशानी हो तो बताओ बेटा। इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट बात है? जी नहीं, जी नहीं। किए जा सकते ऐसे क्वेश्चन? हाँ जी, सिंपल, ठीक है। बस अप्रोच पता होनी चाहिए, उस टाइम पे कैसे यूज करना है कूलम्ब्स लॉ को वो पता होना चाहिए। कूलम्ब्स लॉ यूज किया, 11 का F = ma, एक्सेलरेशन समझा। हालांकि मैंने साथ साथ एक छोटी बात ये भी बताई है कि ये चीज अलग है, आप कभी गलती से ये मत कर देना कि मास मैंने प्रोटॉन से डिवाइड कर दिया, नहीं, दोनों एक्सेलरेशन अलग अलग होते हैं, दोनों एक्सेलरेशन अलग अलग है। वहां पर एक्स इलेक्ट्रॉन का निकाल ले तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड होगा, यहां मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड होगा। खैर, आगे का एक क्वेश्चन करते हैं जो सीबीएसई में पूछा गया था। देखो समझना क्वेश्चन का, देख हर क्वेश्चन आप देखोगे ना पैटर्न अलग अलग है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो सेम है। क्या पूछा गया है कि कूलम्ब फोर्स F वर्सेस 1/r² का ग्राफ है। अब पहले तो ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किया गया होगा उसके बारे में जरा सोचते हैं कि सर फोर्स की इक्वेशन तो ऐसी हुआ करती थी, K Q1 Q2 डिवाइड में r², ऐसी इक्वेशन हुआ करती थी। जी हाँ सर, ऐसी इक्वेशन हुआ करती थी, ये Q1 ये Q2 डिवाइड में r²। अब लेकिन हुआ ये कि इन्होंने ना बहुत शातिरता से ऐसा इक्वेशन लिखा, F = K Q1 Q2 डिवाइड में r² था ना, इसको यहां पर लिखा 1/r²। तो ये इक्वेशन कैसी होगी पता है? y = mx + c, ये y = mx, ये x हो जाएगा, और प्लस करके c, जहां पर c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये करीब करीब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। देख कहीं कहीं ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। अरे जी हाँ, बढ़िया। तो जो 1/r² है वो x की तरह है, हाँ जी ये x की तरह है, देख तो इसलिए x एक्सिस पे है, 1/r² यहां पर x एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है। फिर ये जो 1 या 1 नहीं, फोर्स की इक्वेशन है y, ये फोर्स यानी कि y, क्या ये y की तरह ट्रीट कर रहा है? जी हाँ, ये एक्सिस y की तरह ट्रीट की जा रही है। और बात देख ले, और ये K Q1 Q2 क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 एक तरह से स्लोप है, देख लाल, K Q1 Q2 क्या है? स्लोप है एक तरह से। तो स्लोप यानी कि m, ये लिखा जाएगा tan थीटा के इक्वल लिखा जाता था, और वो किसके इक्वल जा रही है क्वांटिटी यहां पर? K Q1 Q2, मतलब चार्ज के इक्वल जा रही है, चार्ज के इक्वल जा रही है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हमने पढ़ा कि कैसे कंपैरिजन किया होगा, थोड़ा सा दिमाग चला, बेसिक मैथ्स की कहानी, थोड़ी सी ग्राफ्स वाली कहानी। और सर पेयर्स ऑफ अ पॉइंट चार्जेस Q1 Q2, ठीक है, एंड Q2 Q3, मतलब दो चार्जेस की कहानी है ये ऐसे Q1 Q2 के बारे में दे रखा है। एक पहली कहानी इसकी दे रखी है 1 2 की, और दूसरी कहानी दे रखी है 2 3 की, दूसरी कहानी 2 3 की दे रही है। खैर अपन तो आगे पढ़ते हैं। तो उन्होंने बता रखा है कि ये ऐसे टाइप का ग्राफ मिल रहा है हमें, ये करने पे, कुछ इस तरह का कंसेप्ट यूज करने पे हमें इस टाइप का ग्राफ हमें देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने हमें पूछ लिया बेटा कि Q1 डिवाइड बाय Q3 का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, Q1 डिवाइड बाय Q3 का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जा सकता है, वो जरा हमें सोच समझ के बताओ, जरा हमें सोच समझ के बताओ। तो क्या मैं स्लोप के इक्वल सीधा लिख सकता हूं कि पहला देखो Q1 Q2, तो पहले वाले का जो स्लोप है उसको θ1 मान लो, दूसरे वाले का स्लोप है उसको θ2 मान लो। तो स्लोप m1 के लिए, ये पहली वाले के लिए, या सीधा लिख सकता हूं, देख 10 30 के लिए सीधा स्लोप K Q1 Q2, जी हां K Q1 Q2 10 30, और दूसरा के लिए 10 60, स्लोप किसका है दूसरा? 10 60, कैसा लिखा जाएगा? K Q2 Q3। अब एक बार देख, दोनों का रेशियो लेते हैं, रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा सर? 10 60, मतलब इन दोनों का हम रेशियो ले रहे हैं, तो सर डिवाइड करेंगे, ये Q2 मर जाएगा, फिर ये K मर जाएगा, K ऐसा हो जाएगा, देख इक्वेशन ऐसी हो जाएगी ना, Q1 डिवाइड बाई Q3, यहां पर बनेगा क्या? 10 30 डिवाइड बाई 10 60। जी हां, क्या आपको नहीं लग रहा है Q1 डिवाइड बाई Q3 का आंसर तो हमें पूछा था, और वही तो आंसर हमें मिल रहा है, वही तो आंसर हमें मिल रहा है। आप अगर परेशान हो कि ये कैसे लिख लिया, ये रही हिंट, लिखने का तरीका। 60 डिग्री के लिए Q2 Q3 वाला दे रखा है, Q2 Q3 वाला दे रखा है। जी हां बढ़िया। 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, और 10
60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे 1/3 इसका आंसर आ जाएगा। सो वी विल गेट द राइट आंसर विल बी 1/3। 1/3 इज D1। एक बार अच्छे से देख लो इसको, कोई भी आपत्ति लगी हो तुम्हें बेटा तो बोलो। Q1 डिवाइड बाई Q3 था, इसका उल्टा कर दे तो आंसर चेंज हो जाता, इसी में से कुछ आता, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में दिगराज सर वाला D एकदम परफेक्ट हो चुका है। एक बार अच्छे से देख लो बेटा, इसमें कोई भी आपत्ति हो तो मुझे पूछ लो। बढ़िया अजी, शानदार, कंप्लीट, फिक्स, कोई नई बात? नई बात तो है, लेकिन हाँ कैसे सोल्व किया जाएगा वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि फिजिक्स के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ऐसा नहीं होगा कि एक फॉर्मूले से बात बन जाएगी। नई नई अप्रोच यहां पर जुड़ती है साथ। हमने बेसिक में जो पढ़ा था वो यहां पर भी साथ दे रहा है, यहां पर भी यूज में आ रहा है। तो ऐसा मत समझना कि जो पीछे पड़ा वो हवा हो गया तो चल जाएगा काम, नहीं, पीछे मतलब कुछ कुछ चीजें रिवाइज होती जाएगी समय के साथ साथ। ठीक है, आगे का एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन करते हैं। देख क्या बता रखा है कि 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B हैविंग अ चार्ज +Q एंड -Q रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो दो चार्ज पार्टिकल की बात यहां पर हो रही है। गिवन डेटा की बात करता हूं, देखना गिवन डाटा। गिवन डाटा क्या है सर? एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा ऐसे नेगेटिव चार्ज। दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ दे रखा है। हाँ जी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ दे रखा है, कुछ तो दे रखा होगा ना। ठीक है सर, कुछ तो दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है। ये +Q, ये -Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये लिखा हमने R। और कहानी में क्या है कि सर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F। मतलब अभी इस कहानी में अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये A लिखा जाएगा KQQ, तो Q का स्क्वायर डिवाइड बाय R का स्क्वायर, दैट फोर्स इज इक्वल टू F लिखा जाएगा। अब कहानी में क्या किया पता है? उन्होंने कुछ कुछ चेंज किया। चेंज मतलब क्या किया? उन्होंने एक पे से चार्ज उठाया और दूसरे को दिया। देख कि सर आगे की कहानी में इफ 20% चार्ज ऑफ A, मतलब A जो है इसके ऊपर का चार्ज कुछ हम दूसरे के ऊपर बांट रहे हैं, दूसरे के ऊपर बांट रहे, कितना? 25%। तो यहां से 25% कम हो जाएगा। देख नया चार्ज A पे कैसा लिखा जाएगा? QA। अगर 100 था, 100 में से 25% चला गया तो 75% ऑफ Q बचा होगा। 75%। देख थोड़ा लॉजिकल ही है, ऐसा मत समझो कि यार मैथ्स कहीं काम में नहीं आती। मैथ्स देख इसी में तो काम आती है। 75% ऑफ Q बचा होगा। हाँ जी, 75% ऑफ Q क्या हो जाएगा? 75 डिवाइड बाय 100। परसेंटेज को हटाने का यही तो तरीका था, हम बचपन में यही तो पढ़ते थे, इंटू करके Q लिख लिया। ठीक है, अब B के ऊपर ये ट्रांसफर कर रहे हैं ना, 25% B के ऊपर ट्रांसफर किया। देख B तो खुद नेगेटिव है, उसको तो पॉजिटिव से डर लगता है, तो अगर 25% इस पे ऐड किया, एक्चुअल में ये खुद नेगेटिव है और उसके ऊपर ऐड हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि सर B के ऊपर जो चार्ज होगा ना वो नेगेटिव है, लेकिन उसमें ऐड पॉजिटिव कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं? 25% ऑफ Q। तो एक्चुअली में तो ये घट जाएगा। कितना घट जाएगा? देखना सर, अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये माइनस में हो जाएगा। देखना कितना हो जाएगा? 25% है ना, मैं ऐसा लिखता हूं -Q प्लस करके 25% को हटाया तो डिवाइड में 100 आया, इंटू करके Q आया। ठीक है जी, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर, यहां पर 100 आया, 100 -25 तो ये माइनस में 75 हो जाएगा, -75 डिवाइड बाय 100 इंटू Q। तो ये नया वाला QB डेज, नया वाला QA। देख कैसे लिखा जाएगा वो मैंने आपको समझा दिया, ये प्रोसेस पहले समझ ले। ये डेटा दे रखा है, उसके बेसिस पे मैंने बताया। अब उन्होंने ये पूछा देन फोर्स एक्टिंग बिटवीन दिस चार्जेस क्या होगा। अब दोनों के बीच का फोर्स कैसे लिखा जाएगा? तो देख अब नया वाला चार्ज पार्टिकल कितना हो जाएगा? QA डेज, दूसरा वाला QB डेज, दोनों के बीच का डिस्टेंस एज इट इज है, तो लिखा जाएगा फोर्स F डेज इज इक्वल टू K QA डेज QB डेज, दोनों के बीच का डिस्टेंस R का स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं इसलिए माइनस साइन नहीं आएगी। अगर चाहते तो यहां पर भी ये माइनस साइन आती, लेकिन हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की थी, इसलिए -Q प्लस Q को हमने Q स्क्वायर ही कर दिया था। यहां पर भी जैसे माइनस आएगी वहां पर भी माइनस आती ही आती, यहां पर भी ये माइनस आती आती, लेकिन अपन मोड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो K एज इट इज 75 डिवाइड बाय 100 इंटू करके Q लिखा था। दूसरे वाले के लिए भी सेम ही अप्रोच थी, लेकिन माइनस में थी, तो माइनस साइन को बाहर निकाल लो, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। दोनों के बीच का डिस्टेंस R का स्क्वायर। बढ़िया। अब थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो 75 डिवाइड बाय 100 ये 2 बार आ रहा है, ये 2 बार आ रहा है, और यहां पर K Q1 Q2 दोनों का मतलब दोनों के बीच का स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस R का स्क्वायर। अब 75 डिवाइड बाय R स्क्वायर, 75 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने का एक सिंपल सा तरीका ये होगा मेरे लाल, सिंप्लीफाई करने का एक छोटा सा तरीका ये होगा कि मैं इसको
क्यों ना ऐसे लिख लो, एफ डेज 75 मतलब 25 तेरी और 25 चौक, 25 तेरी और 25 चौक, दोनों के बीच का, दोनों के ऊपर स्क्वायर, Q1 Q2 ऐसा है ना, Q1 Q2 मतलब Q स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप कोई भी स्टेप यहां पर मिस ना करो। और अगर बोर्ड में भी ये क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो बेटा डिट्टो टू डिट्टो लिखना है, एज यू नो, ऐसा करके, भले ही वी नो, वी डोंट नो, लेकिन वी नो दैट, ऐसा करके लिखना होता है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 9 डिवाइड बाय 16, ये ओरिजिनल वाला फोर्स जो F है वो लिखा जाएगा, तो F डेज की वैल्यू आ जाएगी 9/16। सो दैट्स व्हाई वी विल गेट द राइट आंसर इज 9/16 A फॉर अजगर लाल। देख लो एक बार अच्छे से इसको, एक बार अच्छे से इसको देख ले बेटा, कोई भी आपत्ति हो तो मुझे बता, कोई भी आपत्ति हो तो मुझे बता। बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग वाला पार्ट, थोड़ा सा दिमाग वाला पार्ट। ठीक है, कितने वे क्वेश्चन हो गए बेटा? ये जी हो गए होंगे मेरे ख्याल से 2 3, ये दूसरे नंबर का था, ये पहला, ये दूसरा, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा आपके सामने ये रहा। ठीक है, ठीक है, ये तीसरा, ये 4 नंबर का। अब एक 5 नंबर का क्वेश्चन मैं करवाता हूं, देखना, एक 5 नंबर का क्वेश्चन। देख, कहानी समझना कि क्या क्या चीजें हमें दे रखी है, हमें क्या क्या चीजें दे रखी है वो समझना। गिवन डेटा, गिवन डेटा, अप्रोच समझना कैसे सोल्व किया जाएगा क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन सोल्व करना बड़ी बात नहीं होती है, कंसेप्ट को अप्लाई करना बड़ी बात होती है। ठीक है, तो देख क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स P एंड S विथ अ चार्ज Q, मतलब हमें दे रखे हैं 2 स्फीयर्स के जिसके ऊपर कुछ चार्ज है Q जितना ऑन ईच। ठीक है सर, और क्या बता रखा है कि रिपेल ईच अदर विथ फोर्स 16 न्यूटन, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं 16 न्यूटन से। मतलब कि मान लिया पहले कि P और S दोनों के ऊपर का चार्ज, P और S, ठीक है, दोनों के ऊपर का चार्ज Q है, दोनों के ऊपर का चार्ज Q, ये P और ये S एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं किस फोर्स से? 16 न्यूटन से। ये 16 न्यूटन कैसे लिखा गया होगा जी? हमें ये बात पता है सर, लिखा जा सकता है इसको K Q1 Q2, मतलब कि K Q स्क्वायर, डिनोमिनेटर में R का स्क्वायर, जो भी डिस्टेंस होगा वो, ये हमें चीज पता है, दे भी रखी है क्वेश्चन में, हमने समझदारी से पहले लिखना सीखा। और क्या बता रखा है कि सर थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर R, कोई R बीच में आ रहा है, उसकी कहानी बता रखी है। सक्सेसिवली ब्रोट इन अ कॉन्टेक्ट विथ 2 स्फीयर्स, मतलब बारी बारी से, सक्सेसिवली मतलब पहले P के साथ फिर S के साथ कनेक्शन में लाया जा रहा है। तो होगा क्या, जिसकी वजह से कोई नया फोर्स डेवलप हो रहा है। फिर पहले P के साथ कनेक्ट किया, तब कुछ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तब कुछ चार्ज है वो फ्लो हुआ। फिर S के साथ कनेक्शन किया इस नए वाले चार्ज का, तब कुछ हुआ। जो चार्ज इनिशियली में उसके पास कुछ चार्ज नहीं था, लेकिन कुछ कुछ हुआ। उस कुछ कुछ के बाद अब P और S को वापस सेम सिचुएशन में रखा, R डिस्टेंस पे रखा, तब नया वाला फोर्स कितना लगा होगा वो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। समझदारी से इस क्वेश्चन को करना होता है, क्योंकि ये एक तरह से क्वेश्चन का टाइप से, मैंने हर क्वेश्चन यहां पर लिया वो अपने आप में एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो समझदारी से सीखोगे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। तो बीच की स्टोरी जो है वो स्टोरी में यहां पर समझाता हूं। बीच की स्टोरी, ये स्टोरी क्या समझाती है, यहां पर कुछ मेथड ऑफ चार्जिंग में ये बात बताई जाती है, समझाई जाती है। वो चीज है कि सर यहां पर P जो था उसके ऊपर चार्ज था। पहली प्रोसेस क्या थी कि P के साथ कनेक्शन माना है। किस किस का कनेक्शन हुआ? P और R का कनेक्शन हुआ है। पहले P और R का कनेक्शन हुआ है, तो P और R को अगर एक दूसरे के साथ जोड़ा, मतलब P के ऊपर तो चार्ज Q था और R के ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं था, R के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं था, मतलब मिंडू, ये P और ये R। तो जो नया चार्ज फ्लो किया होगा, मतलब एक चार्ज यहां से फ्लो किया होगा और आइडेंटिकल है तो फ्लो सेम सेम हुआ होगा, तो नया जो चार्ज लिखा जाएगा Q P के ऊपर, नया चार्ज R के ऊपर PR QR इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 Q2, Q1 प्लस Q2, डिनोमिनेटर में R, डिनोमिनेटर में 2, तो ये हो जाएगा Q/2। मतलब दोनों के ऊपर नया चार्ज आ जाएगा Q/2। अगर ये स्टोरी पता नहीं है तो मेथड ऑफ चार्जिंग में ये बात बताई जाती है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में ये चीज बताई जाती है। ये स्टोरी किसकी है? चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन में ये चीज बताई जाती है। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा ये पार्ट पढ़ लेना, चार्जिंग बाय कंडक्शन के। 2 कंडक्टर अगर सेम साइज के हैं तो चार्ज फ्लो करेगा, वो दोनों के चार्ज के सम के इक्वल चला जाएगा। ठीक है सर, तो ये चार्ज P के ऊपर का और R के ऊपर का समेशन डिवाइड में 2 लिखा गया। अब दूसरी प्रोसेस क्या हुई थी बेटा?
दूसरी प्रोसेस कि अब r को, जो नया चार्ज r के ऊपर कितना आ गया q/2, p के ऊपर कितना आ गया q/2, इस नए वाले चार्ज को वापस कनेक्ट किया गया किसके साथ, s के साथ। तो देख r के पास अब कितना चार्ज हो गया q/2, पहले कितना था 0, लेकिन अब q/2 हो गया। s के पास चार्ज कितना था q, इनिशियली में चार्ज q था, अब इन दोनों के बीच में वापस कनेक्शन हुआ है, इन दोनों के बीच में वापस कनेक्शन हुआ है, तो नया चार्ज कितना हो जाएगा s के ऊपर और r के ऊपर, r के ऊपर नया चार्ज मतलब डबल डेज, p के ऊपर नया, s के ऊपर नया चार्ज मतलब डेज लिख लिया। तो पहले वाले का चार्ज q/2, दूसरे वाले का चार्ज q, दोनों के बीच, दोनों डिवाइड बाय 2 लिखा जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं, वो तो फोर्स में लिखते थे, डिवाइड बाय 2, q1 प्लस q2 डिवाइड बाय 2। ये कंसेप्ट है, समझ रहे हैं ये स्टोरी क्या हो रही है। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, q/2 3q/2 3q/2 और 2 3q/4 3q/4। तो जो नया चार्ज हो जाएगा p के ऊपर q/2, नया चार्ज हो जाएगा s के ऊपर, वो हो जाएगा 3q/4। अब इस कहानी का अर्थ ये हुआ कि p के ऊपर नया चार्ज है q/2 और s के ऊपर का नया चार्ज है 3q/4। लो जी, बात तो हो गई बहुत सिंपल, बात तो हो गई बहुत सिंपल। दोनों के बीच का डिस्टेंस वही जो पहले हुआ करता था, r लिख लिया, ठीक है। F फोर्स इज इक्वल टू k q/2, फिर लिखा जाएगा 3q/4। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, दोनों के बीच का डिस्टेंस r लिखो, दुग्गी बाहर आएगी, 3 भी बाहर आएगा, 4 भी बाहर आएगा, तो 3/8 q का स्क्वायर r का स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझदारी से लिखो बेटा, तो ये पहला वाला क्या हो गया, ये पूरा का पूरा किसके इक्वल चला जाएगा, जो पहले बताया गया था फोर्स F, उसके इक्वल चला जाएगा। फोर्स F यानी कितना 16 न्यूटन, जी लिख दे यहां पर 16 न्यूटन। पहला कितना दे रखा है 3/8, उससे पहले लिखा है 3/8, ये दुग्गी दुग्गी उड़ा दी, 8 2 16, ये आ जाएगा 3 2 6, तो F डेज की वैल्यू आ जाएगी 6 न्यूटन। तो जो सही वाला सटीक वाला आंसर हो जाएगा वो लिखा जाएगा 6 न्यूटन। एक बार अच्छे से देख लो इसको, 6 न्यूटन यानी ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही। शानदार जानदार तरीके से क्वेश्चन समझाया बेटा, और ये क्वेश्चन सस्ता नहीं था, मान मेरी बात। ये 2024 में जेईई मेंस में पूछा गया है, 2025 में नीट में पूछा गया है, जो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है और मुझे बताना है कि ABCD में से कौन सा आंसर सही रहेगा। मेथड ऑफ कंडक्शन चार्जिंग, मेथड ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय कंडक्शन का इसमें कंसेप्ट यूज हुआ है, तो मैंने वो कंसेप्ट भी आपको साथ साथ समझाया कि अगर आइडेंटिकल है तो Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय 2 लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइड बाय 3 लिखेगा, अगर तीनों का कनेक्शन आपस में एक साथ किया जा रहा है तब की ये बात है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आज के सेशन में हुए, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बेसिक लेवल पे थे। इफ यू वांट कि सर इस पूरे के पूरे कूलम्बिक सिस्टम को, इलेक्ट्रिक चार्ज की सिस्टम को अगर मीडियम में डुबोया जाएगा तब क्या होगा, इफ यू वांट कि कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस वेक्टर्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं जेईई मेंस में, नीट में, बोर्ड्स में, इन सारे का कनेक्शन करता हुआ एक वीडियो, तो वो भी हम बनाएंगे, लेकिन वो डिमांड आपकी होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में यह चाहिए कि इस चीज का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नीट 2025 का एक क्वेश्चन है, जब बोला गया था कि फिजिक्स का पेपर बहुत हार्ड है, जो वाकई में था, लेकिन देखो हम एक एक चैप्टर से फोड़ेंगे कि क्या ये क्वेश्चंस किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो यही था आज का सेशन। बाकी ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो बताना, बुरा लगा हो तब भी बताना, ये सारे आपकी हाथ में चीजें, ताकि हमें पता पड़े कि हम कहां कहां लेक कर रहे हैं और कहां कहां सही जा रहे हैं। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन करो और कमेंट पे आंसर बताओ। बाय बाय गाइज।